डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल लूप कंट्रोल सिस्टम ये सी प्रीवियस ईयर में आज मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, चौथा वीडियो है मेरा ये। इसके पहले 2 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आप 3 वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम वाला एक प्रीवियस ईयर है वो हम लोग कवर किए हैं। ये हमारा जो टाइम रिस्पॉन्स का ये भी चल रहा है, ठीक है। ये हमारा चौथा वीडियो है। प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो देखेंगे आप लोग कि आज का हमारा चौथा वीडियो है। ये आपको जो है DFCCL के पेपर में भी काम आ जाएगा। देखो, इंजीनियरिंग सर्विस पेपर में तो काम आएगा ही, DFCCL में काम आ जाएगा, UPPCL में काम आ जाएगा। यहाँ मैं थ्योरी के साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँ, जिससे आप लोग बेसिक जो भी 1 नंबर वाला सवाल हो वहाँ कहीं पर भी सॉल्व हो जाए। जो कोई भी जहाँ भी कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस हो वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो, उस एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा लास्ट, जैसा कि मेरा 2-3 वीडियो है, तो वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट हमारा जो है किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर आपको वीडियो पसंद आया नहीं। देखो, मेरा पहला सवाल जो है वो क्या है। पहला सवाल में हमारा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा दिया हुआ है। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद से क्या पूछा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जो यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं सर। यहाँ पे देखो यूनिट लगा हुआ है, यूनिट मतलब कि हमारा कोफिशिएंट इम्पल्स का 1 होगा, ठीक है। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो इनपुट होगा वो इम्पल्स इनपुट होगा, ठीक है। और हमारा आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। यानी कि इम्पल्स इनपुट के ऊपर जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। और इसके पहले यूनिट लगा हुआ है, यानी कि इम्पल्स का कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये हमारा अभी तक सवाल में जो दिया है वो मेरे को पता चला, ठीक है। अब जो इसमें आगे हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। या तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। अब सर ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, आउटपुट का लैप्लास बाई इनपुट का लैप्लास, ठीक है। तो इम्पल्स का इनपुट हमारा क्या है, हमारा देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है ना कि RT का वैल्यू हमारा डेल्टा T है, इम्पल्स सिग्नल है। इसका लैप्लास करोगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। RS निकल गया। CT हमारा दिया हुआ है, CT हमारा क्या दिया हुआ है सर, CT दिया हुआ है 1/6 e to the power minus 0.8 t sin 0.6 t, यानी CT दिया होता है। यहाँ से CS भी निकल जाएगा। CS क्या होगा सर, तो आपको पता है कि हमारा जो साइन का क्या होता है, लैप्लास, साइन का लैप्लास होता है ओमेगा n। तो देखो यहाँ पे हमारा ओमेगा n का वैल्यू क्या है, ओमेगा n हमारा वैल्यू है 0.6, ठीक है। यानी कि 0.6/s² प्लस ओमेगा n यानी कि 0.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लाई है, ठीक है। इम्पल्स मल्टीप्लाई है यानी कि अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाता है, सॉरी एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई है टाइम डोमेन में। तो हम लोग लैप्लास का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई होता है टाइम डोमेन में, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, कितना से, हमारा यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा 0.8 से, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 0.8 कोफिशिएंट है। तो चलो हमारा क्या हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर। ये सब बेसिक है, सिग्नल का बेसिक है। यहाँ तक हमारा निकल गया। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो हमारा निकल के आता है 0.6, यहाँ पे हमारा 1/6 था ना, बाई 6 एस प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होता है 1/10 1/s² प्लस 1.6s प्लस 1। अब इसको जो है ये हमारा सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। CS/RS करोगे तब भी हमारा सेम ही होगा, CS/RS करोगे तब भी तो हमारा सेम ही होगा, क्योंकि RS का वैल्यू हमारा 1 है, RS का वैल्यू हमारा क्या है 1 है। चलो ठीक है, s² प्लस 1.6s प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से ओमेगा n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 रेडियन पर सेकेंड हो रहा है। चलो ठीक है सर, 1 रेडियन पर सेकेंड हो रहा है। और हमारा 2 जीटा, ओमेगा n क्या निकल के आएगा 1.6, तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, जीटा का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 0.8, ठीक है। तो जीटा का वैल्यू निकल गया और ओमेगा n का वैल्यू निकल गया। यहीं तो मेरे से सवाल में पूछा गया था, यानी कि जीटा का वैल्यू कितना है 0.8 और फिर ओमेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें क्या बोला कि द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम
आर 0.6 एंड 2 रेडियन पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग combination gives the correct values of peak and settling time respectively for the unit step response of the system। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लो। हमारे यहाँ पे क्या क्या सवाल में दिया हुआ है उसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। तो डैम्पिंग रेशियो यानी कि जीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 0.6। ठीक है सर। उसके बाद हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसको हम लोग ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं 2 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा गिवन है। अब क्या बोला है कि इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेटलिंग टाइम और पिक टाइम। पिक टाइम और सेटलिंग टाइम किसके लिए, हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। सेटलिंग और पिक हमको निकालना है। तो देखो सर पिक टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, मेरे को सबसे पहले वो समझना होता है। तो मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख देता हूँ, एक एक करके आप लोग समझ जाओगे। पिक टाइम का बस फार्मूला पुट करना है और आपको इसका जो है ना पिक टाइम क्या होता है वो पता होना चाहिए, बाकी आप लोग कर लोगे। पिक टाइम क्या होता है सर, पिक टाइम होता है इट इज टाइम रिक्वायर्ड for output to reach up to its peak value। ठीक है, up to its peak value। अब देखो सर ये क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारा जो है रिस्पॉन्स का ग्राफ है सी टी का, जिसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा स्टेबल कंडीशन ये हमारा 1 है जो कि सिस्टम का डिजायर आउटपुट है। ठीक है, अब क्या हुआ, सिस्टम हमारा जो है ना, सिस्टम हमारा मान लो कि सिस्टम का बिहेवियर कुछ स्टेप से होता है ना कि पहले पिक पे जाता है, फिर हमारा धीरे धीरे ये डैम्प्ड होकर सेटल होता है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ मैं बता दूंगा। यहाँ पे सेटल हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ ये पिक हमारा पहला पिक मिला, इस पिक तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ है सर। इस पिक तक जाने में सिस्टम के रिस्पॉन्स को, ये ग्राफ हमारा ये ब्लू वाला रिस्पॉन्स का, तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक टाइम बोलते हैं। ये हमारा टीपी होता है, ये हमारा पिक टाइम होता है। सर पिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी का फॉर्मूला जो होता है ना पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है सर, पाई बाई ओमेगा डी होता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारा यूनिट इसका होता है सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से अगर फार्मूला में पुट करोगे टीपी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, टीपी का वैल्यू निकल के आएगा हमारा, इसको तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा एन पता है, जीटा पता है। देखो ओमेगा एन पता है और जीटा पता है, तो आप लोग टीपी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे कैलसी से। इसका वैल्यू आता है सर टीपी का 1.9 सेकेंड 96 सेकेंड। ठीक है, 1.96 सेकेंड टीपी का आ गया। अब जो है दूसरा हमारा फाइल सेटलिंग टाइम क्या होता है सर, पिक टाइम तो ये सेटलिंग टाइम क्या होता है। तो सेटलिंग टाइम मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन टॉलरेंस बैंड 2 and 5%। यानी कि देखो मान लो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स का कर्व है ना, ये हमारा रिस्पॉन्स का कर्व है ये ऐसे। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम का रिस्पॉन्स जाकर कुछ टाइम के बाद देखो यहाँ पे ये एक बैंड के अंदर सेटल हो गया, ये बैंड के अंदर सेटल हो गया। ये हमारा बैंड क्या बोलते हैं, इसको टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है सर, ये 2 और 5%, यानी कि जो 1 का 2% या 5%, देखो ये वैल्यू 1 का 2%, यहाँ पे 0.2, 1 का 2% कितना होगा 0.02। ठीक है, वहाँ पे 0.02 और माइनस 0.02, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू के रेंज में ये हमारा सेटल हो गया सिस्टम का रिस्पॉन्स। देख रहे हैं आप लोग सेटल हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टॉलरेंस बैंड हो गया, ये हमारा टॉलरेंस बैंड है। यानी कि इस बैंड के अंदर सिस्टम का रिस्पॉन्स जब आकर सेटल हो जाए, जिस टाइम के बाद ये सेटल होने लगता है, देखो यहाँ पे के बाद में सेटल हो गया, इस टाइम को हम लोग TS बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। देखो इस टाइम के बाद हमारा जो है ना रिस्पॉन्स जो है ना स्टेबल हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है सेटलिंग टाइम का सिंपल डेफिनेशन होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन टॉलरेंस में 2% एंड 5%। नॉर्मली हमारा जब कुछ भी मेंशन नहीं है कि 2% पर निकालना है कि 5% पर, तो आप लोग 2% लेके चलोगे मिनिमम टॉलरेंस बैंड। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 4/जीटा-ओमेगा n। ये होता है किसके लिए, 2% के लिए। और एक और फार्मूला होता है हमारा 3/जीटा-ओमेगा n। ये किसके लिए होता है सर, ये हमारा होता है 5% के लिए। ये दोनों, ये फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया है। यहाँ से आप लोग जो है ना फार्मूला में पुट करोगे 2% वाले में, तो आपका TS निकल के आ जाएगा सर, TS निकल के आएगा 3.33 सेकंड। ये आपका काम है इसको पुट करके फाइंड आउट करना कैलसी से। जीटा पता है, ओमेगा एन पता है, तो ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, सारा ESC का प्रीवियस ईयर का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कितना सारा,
1 2 3 4 5। देखो पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अंडर डैम्प्ड पूछा है, अंडर डैम्प्ड का कंडीशन क्या होता है सर? अंडर डैम्प्ड का कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? अंडर डैम्प्ड का कंडीशन होता है जीटा लेस देन 1। ये हमारा कंडीशन होता है, जीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। अब जीटा निकालने का फॉर्मूला पता है, देखो हमारे ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब हम लोग कंपेयर करेंगे एक एक एग्जाम्पल को, ठीक है। सबसे पहले पहला लो, पहला सवाल पहला लो। पहला में हमारा जो है देखो यहाँ पे कंपेयर करो, ओमेगा एन का वैल्यू क्या है? 1 है। ओमेगा एन का वैल्यू हमारा क्या है? 1 रेडियन पर सेकेंड। अब देख रहे हैं कि हम लोग अगर एस का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एस का कोफिशिएंट 1 है और इसमें हमारा एस का कोफिशिएंट क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा? जीटा का वैल्यू निकल के आएगा 1/2। ओमेगा एन का वैल्यू क्या है? 1, यानी कि 1/2, यानी कि जीटा हमारा ये लेस देन 1 है। जीटा हमारा लेस देन 1 है, ठीक है। जीटा हमारा क्या है? लेस देन 1 है, यानी कि हमारा पहला जिसमें वो करेक्ट हो सकता है। तो पहला हमारा ऑप्शन बी में है, डी में है और सी में है, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो गया। अब दूसरा को कंपेयर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा को कंपेयर करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिख रहा है कि हम लोग जो है देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 4 है। तो हमारा ओमेगा एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा? ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ओमेगा एन हमारा क्या निकल के आएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा एस का कोफिशिएंट क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2, तो जीटा इक्वल टू 1/ओमेगा एन, यानी कि 1/2। यहाँ पे भी जीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? लेस देन 1 हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। दो देख लिया, फर्स्ट और सेकेंड हमारा सही हो गया। अब देखते हैं कि तीसरा हमारा होगा या नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे क्या देख रहे हैं कि ओमेगा एन हमारा यहाँ पे √2 हो जाएगा। कैसे सर? ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, तो ओमेगा एन का वैल्यू हमारा √2 आ गया। चलो ठीक है। अब हम लोग जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एस को कंपेयर करते हैं। तो एस का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? देखो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2, तो जीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/ओमेगा एन, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ पे? हमारे यहाँ पे क्या होगा? 1/√2, यानी कि ये भी हमारा क्या हो रहा है? जीटा लेस देन 1 हो रहा है। 3 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात आती है चौथे की। चौथे पे देखो क्या आ रहा है? फोर्थ में हमारा देख रहे हैं क्या आ रहा है कि हमारा देखो यहाँ में ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। चलो ठीक है सर। फोर्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओमेगा एन का वैल्यू हमारा 1 हो जा रहा है, 1 रेडियन पर सेकेंड। अगर कोफिशिएंट ऑफ एस कंपेयर करोगे तो क्या होगा? 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2, तो जीटा का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। अब ऑप्शन पाँचवें पे आते हैं। पाँचवें में क्या देख रहे हैं कि हमारा ओमेगा एन का वैल्यू क्या है? √3 हो रहा है। अब ये तो आप लोग निकाल लोगे, √3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन हमारा कितने के बराबर आएगा? 6 के। तो जीटा का वैल्यू क्या होगा? 6/2 इंटू √3, यहाँ पे 3 होगा, यानी कि √3 आ गया जीटा। तो ये भी जीटा हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो देखो जीटा लेस देन 1 कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है? जीटा लेस देन 1 हमारा 1, 2 और 3 हो रहा है। तो हमारा 1 और 2 और 3 हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द स्टेडी स्टेट एरर फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक्साइटेड बाई, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोला है कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर कौन कौन सा देगा, ठीक है। देखो इसको करने का 2-3 तरीके हैं, जैसे कर लूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा यूटी है, स्टेप इनपुट है। तो हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, उस टेबल को भी लिख के हम लोग इसको कर सकते हैं। उस टेबल में हम लोगों ने क्या देखा था? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस टेबल पे हम लोगों ने बनाया था टेबल, और उस टेबल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कितना आसानी से स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। चलो सर एक बार और टेबल को बना देते हैं। देखो इस टेबल को हम लोग ने किस तरह से प्रिपेयर करा था। ये हमारा इनपुट है, ये इधर हमारा टाइप था, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते थे हम लोग। पहला इनपुट हम लोग क्या लेते थे? पहला इनपुट हम लोग जो है ना स्टेप लेते थे, फिर हम लोग जो है ना रैंप लेते थे, फिर जो हम लोग ना पैराबोलिक लेते थे, ठीक है। हम लोग 3 इनपुट लेते थे, और इधर हम लोग लेते थे टाइप 1, फिर टाइप 0, टाइप 1, और फिर हम लोग लेते थे टाइप 2। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही हमारा बनता था ना। अब देखो हम लोग जो है ना स्टेप इनपुट में टाइप 0 पे देखते थे कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर निकल के आता था 1/1 + KP। यूनिटी जब हमारा फीडबैक सिस्टम यूनिटी हमारा स्टेप इनपुट रहेगा था, यूनिटी स्टेप के लिए। टाइप 1 पे हमारा क्या हो जाता था 0, टाइप 2 पे 0 हो जाता था। क्लियर है? ये हम लोगों ने बॉक्स बनाया था, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने क्या देखा, अब हम लोगों ने देखा रैम्प के लिए तो ये हमारा इन्फिनिटी हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था 1/KB। अगर मान लो कोई वैल्यू है तो इसको B ले लो, इसको A ले लो, ठीक है। ये हमारा हो जाता था 0, ये हमारा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हमारा होता था C/KA। अब KP क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिलहाल समझ में आ गया। KP हमारा होता था, KP सर हमारा होता था पोजिशनल एरर कांस्टेंट, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, ठीक है। कल भी मैंने बताया था KP को हम लोग डिनोट कर सकते हैं लिमिट S टेंडिंग टू 0 GS, अगर HS भी रहेगा अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहा तो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेकर भी कर रहे हैं तो हमारा GS हो जाएगा, ये हमारा KP का हो जाता था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा होता था KP। अब जो है हम लोग देखते थे KB सर क्या है। KB हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिखते थे लिमिट S टेंडिंग टू 0 SGS। एक और आता था हमारा KA जो है, इसमें KA क्या है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ये हमारा S² × GS होता है, ठीक है। ये सारे हमारे यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम हमारा कैसा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था कि मैक्सिमम केस में हमको यूनिटी फीडबैक सिस्टम देखने को मिलेगा। अब बोलोगे कि सर इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कैसे समझेंगे कि हमारा कौन सा सही है। तो देखो हम मेरे यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो है ना पहला सिस्टम जो है ना, पहला सिस्टम क्या है, सॉरी पहला इनपुट क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट है एक्साइटेड बाई, यानी कि इनपुट है। ये पहला इनपुट हमारा जो है UT है, यानी कि स्टेप इनपुट है। तो स्टेप के लिए एरर हमारा क्या निकल के आता था A/1 + KP। अगर यूनिट स्टेप है तो क्या निकल गएगा 1/1 + KP। चलो TUT क्या है, TUT सर हमारा क्या है, ये रैम्प सिग्नल है। रैम्प सिग्नल के लिए एरर क्या निकल गया था सर B/KB, लेकिन यूनिट रैम्प है तो क्या होगा 1/KB होगा। चलो ठीक है सर। ये हमारा क्या है T²/2, ये हमारा होता है सर एक्सेलरेशन एरर पैराबोलिक, तो इसके लिए क्या था C/KA, यानी कि 1/KA, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे 1/KA। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यानी कि इसमें हम लोग क्या बोल पा रहे हैं कि इसमें हम लोग बोल पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है दिख रहा है कि हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको एक और मेथड हम लोग कर ले रहे हैं कि देखो इसको कैसे करेंगे, एक और मेथड से कर रहे हैं। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को पता है स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर, लिमिट S टेंडिंग टू 0 SRS/1 + GS/HS, HS का वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ पे RT दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है UT + TUT + T² UT, T²/2 UT दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो है ना मिस प्रिंट है सवाल में, ठीक है। T²/2 UT दिया होगा। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग RS करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा क्या 1/S, इसका क्या होगा 1/S², इसका क्या होगा 2/SQ, यहाँ हमारा ऑलरेडी 1/2 था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1/SQ, ठीक है। दिख रहा है ये? चलो यहाँ हमारा RS हो गया। अब इसको हम लोग पुट करते हैं, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S × 1/S + 1/S² + 1/SQ डिवाइड बाई 1 + GS। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो लिमिट S टेंडिंग टू 0 S × 1/S डिवाइड बाई 1 + GS, एक हो गया 1/S² × S डिवाइड बाई 1 + GS, दिख रहा है ना, ये सब हम लोग सेपरेट कर लिए इसको, एक एक टर्म को, ठीक है, प्लस S × 1/SQ 1/1 + GS, ठीक है। चलो ये हम इसको सेपरेट कर लिए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा एक S कैंसिल हो गया, एक S कैंसिल हो गया, 1S कैंसिल हो गया। चलो इसमें और क्या लिख सकते हैं सर, इसमें लिख सकते हैं कि लिमिट S टेंडिंग टू 0 1/1 + GS, ठीक है सर। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट, अब लिमिट S टेंडिंग टू 0 साइड में आ जाएगा 1/S 1 + GS, ठीक है, प्लस लिमिट S टेंडिंग टू 0
1/s², 1 + GS, ठीक है। ये एक तरह से डेरिवेशन हो गया, ठीक है। चलो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग जो है देखो इसको बेहद आसान हो जाएगा हमारे लिए। वेट कर लो थोड़ा, मैं इसको इरेज कर दूँ। चलो देखो कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान, और सारे जो है ना अप्रोच आपको डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब देख रहे क्या कि हमारा जो है यहाँ पे एस का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, अगर लिमिट का वैल्यू ले रहे हो, लिमिट का वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पे 1 के ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 तो हमारा कांस्टेंट है। चलो ठीक है, यहाँ पे 1 कुछ कांस्टेंट है, लेकिन हमारा ये GS जो है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा लिमिट लग सकता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS, पहला टर्म हो गया हमारा, ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, प्लस करेंगे, 1 के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे हम लोग लिमिट इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे s प्लस, देखो मैं एक चीज़ बता यहीं पे कर दे रहा हूँ, अगर इस ये s को ओपन करोगे तो ये s दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे पहले वाले में करेंगे पुट करेंगे तो ये s हमारा 0 हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा हमारा बचेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 SGS, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे 0 हो गया, ये s जो है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये s हमारा SGS के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये SGS को हम लोग 0 नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि GS में अगर हमारा पोल आ गया, अगर मान लो GS का वैल्यू अगर हमारा 1/s है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं काटेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं SGS लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल s है, यहाँ पे हमारा क्या सिंगल s है, दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर हमारा s मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा सिंगल s बचेगा ना यहाँ पे, तो इसमें हम लोग 0 इसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिमिट सॉरी 1 के ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब s² दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो s² यहाँ भी आएगा, s² यहाँ भी आएगा, लेकिन पहले वाले s² को हम लोग डिलीट 0 कर देंगे क्योंकि वो सिंगल टर्म है। लेकिन s² GS को 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा अगर GS ऑर्डर सॉरी टाइप 2 का होगा तो क्या होगा, 1/s² दिया रहेगा, तो हमारा s² कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है वो उसको कैंसिल नहीं करेंगे। चलो अब हम लोग पहले ही देखे थे कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS का वैल्यू क्या होता है, KP होता है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे KP होता है, इसको पुट कर दो, 1/1 + KP प्लस KB क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SGS, तो 1/KB प्लस K क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 S² GS, 1/KP सॉरी KA, दिख गया यहाँ पे। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया। आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपको आपके लिए खुला हुआ है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, इसको कैसे करोगे, देखो इसमें दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम विथ स्टेप एरर, रैम्प एरर एंड पैराबोलिक एरर कांस्टेंट KP, KB एंड KA रेस्पेक्टिवली फॉर द इनपुट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा कि कौन सा एरर हमारा होगा, तो सबसे पहले RT को देखो, RT क्या है हमारा सर, RT जो है हमारा 1 - t² 3ut है। तो यहाँ पे हमारा देखो 3ut - 3t² है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला हमारा तो यूनिट स्टेप नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा यूनिट रैम्प नहीं है, क्लियर है। अब इसको कैसे करोगे, इसको दोनों मेथड में से किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन देख के क्या बोल रहे हो कि हम सर बोल सकते हैं कि हमारा जो है, हम सर बोल सकते हैं कि हमारा जो है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यूनिट अगर रहेगा तो क्या 1/1 + KP, लेकिन यहाँ पे हमारा A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरर का जो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे देखो, स्टेप के लिए एरर लिख सकते हो, स्टेप के लिए एरर लिख सकते हो, और किसके लिए लिख सकते हो, टाइप 1 के लिए, रैम्प के लिए। तो हमारा 2 ही इनपुट है, स्टेप और रैम्प इनपुट है। यहाँ पे क्या क्या इनपुट है, स्टेप और रैम्प इनपुट है, ठीक है, सर स्टेप और पैराबोलिक इनपुट है। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो कि 3/1 + KP, यहाँ माइनस है, इसको क्या लिख सकते हो 3/KA, दिख गया यहाँ पे। और यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 पर मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है पैराबोलिक सिग्नल कैसे लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में t²/2ut। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 होगा। तो 3/1 + KP -6 K, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस भी मेथड से, ये भी मेथड से जा सकते हो, ये भी मेथड से जा सकते हो, या फिर एक और मेथड आपके पास खुला हुआ है। ये मेथड समझ में आया कैसे करना है, बस हमको देखना है कि हमारा सिग्नल कौन कौन सा। तो ये हमारा दिख गया कि हमारा क्या है, रैम्प है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ना स्टेप है। अभी हमको टाइप से कोई मतलब नहीं, KP के हमको पता चल गया ना, तो KP का वैल्यू फिर आप पुट करके लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS, यहाँ से आप लोग टाइप के अनुसार फिर आप लोग एरर निकालोगे। तो फिलहाल एक मतलब
एरर कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं पता तो सर कैसे करेंगे, देखो हम स्टेप वाइज जाएंगे। स्टेप क्या है सर, स्टेप हमारा जो है स्टेडी स्टेट एरर के लिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस बाई 1 प्लस जी एस। ठीक है, चलो आर एस का वैल्यू क्या होगा 3/s माइनस 6/s³। ठीक है, क्योंकि t² का लैप्लास क्या होता है 1/s³ होता है, इसीलिए हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है, चलो ये हमारा आर एस निकल गया। अब जो है पुट करते हैं, अब हम लोग जो है ना एक बार पुट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो आर एस हमारा क्या निकल गया सर, आर एस हमारा निकल गया 3/s माइनस 6/s³। अब पुट करो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस का वैल्यू क्या है 3/s माइनस 6/s³, 1 प्लस जी एस। यहाँ पे भी देखो हमको मेरे को लग रहा है कि यूनिट, चलो यहाँ पे हम लोग करोगे तो क्या होगा, एस को अंदर ले जाओ 3 माइनस 6/s² बाई 1 प्लस जी एस। और फिर हम लोग इंडिविजुअल टर्म को एक साथ करते हैं, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 3/1 प्लस जी एस माइनस 6/s², 1 प्लस जी एस। ठीक है, क्लियर है। ये ब्रैकेट में लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब हम लोग लिमिट सारे टर्म के ऊपर बैठाते हैं, तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, 1 प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस माइनस 6, ये पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा s² जी एस लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब बताओ आप लोग 3/1 प्लस के पी होगा माइनस 3/k होगा, सॉरी 6/k होगा। के देखो k क्या होता है, k हमारा होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 s² जी एस। के पी क्या होता है पोजिशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस। ये मैंने पहले भी बताया, बाकी आपको डेरिवेशन भी करा दिया, अब जैसे मैंने वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सवाल हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट आर द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम फॉर द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा कि ऑर्डर एंड टाइप। तो जी एस हमारा गिवन है k/s² 1 प्लस टी एस। तो सबको पता है कि ऑर्डर क्या होता है और टाइप क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर जो होता है ना कि हमारा टोटल नंबर ऑफ पोल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितना है वो हमारा क्या होता है ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑर्डर हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिपेंड होता है। और हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है, ये हमारा ऑर्डर डिपेंड होता है। टाइप जो है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन के ऊपर कितना है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है। ठीक है, चलो तो हमारा जो है ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन यानी कि 0 के ऊपर कितना पोल है, तो डिनोमिनेटर हमारा पोल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा पोल होता है, इसमें हमारा टोटल पोल कितना है 3, लेकिन यह हमारा टाइप नहीं बताएगा, ऑर्डर नहीं बताएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या बताएगा क्लोज लूप। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या बताएगा ओपन लूप टाइप। टाइप के लिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा 2 पोल है ओरिजिन के ऊपर, तो हमारा जो है ना टाइप 2 हो गया। अब आता है ऑर्डर का, तो इसको ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक सिस्टम क्या यूनिटी है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है इसका 3, यानी कि हमारा जो है ना ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोल कितना होगा 3, और पोलिनोमियल के जितना पावर होता है उतना ही ना हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 3 जीरोज होगा, यानी कि ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, टाइप 2 ऑर्डर 3। तो यहाँ पे क्या पूछा ऑर्डर 3 और टाइप 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें दिया हुआ कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई इफ गेन के इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी डैम्पिंग रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, चलो सवाल में हमारा जीएस गिवन है, क्या दिया हुआ है जीएस k/s × s+1 दिया हुआ है, और सिस्टम हमारा क्या है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये भी ध्यान रखना है। तो एच एस का वैल्यू 1 है। हमेशा जो है ना ओपन लूप से क्लोज लूप में जाने का जो शॉर्टकट मेथड है वो हमारे यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए ही लागू होता है। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, तो ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो है ना जो भी एनालिसिस होगा डैम्पिंग रेशियो या ओमेगा एन के बारे में वो हमारे क्लोज लूप के लिए होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ओपन से क्लोज में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए वो हमेशा क्या करता है यूनिटी फीडबैक सिस्टम में देता है, क्योंकि हमारा वो आसान होता है कन्वर्ट करना। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए s²
एस, ये हमारा क्या हो जाएगा के नीचे ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमारा ओमेगा एन का वैल्यू अंडर रूट के आ गया, 2 जीटा कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा एन का वैल्यू हमारा 1 आ गया। किससे कंपेयर करेंगे सर? सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है सर? ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको कंपेयर करोगे तो हमारा यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा? जीटा का वैल्यू निकल के आएगा 1/2 ओमेगा एन यानी कि के। अब क्या बोला कि के का वैल्यू अगर इन्फिनिटी करोगे, के इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी, तो के का वैल्यू अगर इन्फिनिटी करोगे तो जीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसमें क्या बोला कि इसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसका हमारा कनेक्शन बताना। देखो यहाँ पे y आउटपुट है, x हमारा इनपुट है, हमेशा ये मान के चलना है। तो हमको पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग टाइम डोमेन से कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। तो 4d2y dt स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 36x। अब इसका करोगे लैप्लास एस स्क्वायर वाई एस प्लस 36y ऑफ एस 36x ऑफ एस। यहाँ से वाई एस बाई एक्स एस करोगे तो क्या निकल के आएगा? 36 बाई 4s स्क्वायर प्लस 36, कॉमन लोगे तो क्या होगा? 9 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब बोलोगे सर कि इसको सेकंड ऑर्डर से कैसे कंपेयर करेंगे? कर सकते हैं सर, चलो करते हैं। सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है सर? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर हमारा होता है एस स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ओमेगा एन दिख रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हमारा ओमेगा एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा? ओमेगा एन का वैल्यू निकल के आएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक सही है, 3 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एस यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। जीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया? अनडैम्प्ड सिस्टम है, कोई डैम्पिंग नहीं है। जीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया? अनडैम्प्ड सिस्टम है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, अनडैम्प्ड सिस्टम है। ये हमारा एक एनालिसिस हो गया यूजिंग सेकंड ऑर्डर। लेकिन डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से ही बोल सकते हैं कि हमारा जो है सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। वो कैसे सर? ट्रांसफर फंक्शन में हमारा जो हम लोग ट्रांजिएंट बिहेवियर में पढ़ते हैं, हम लोग कौन कौन सा बिहेवियर? ट्रांजिएंट बिहेवियर में हम लोग पढ़ते हैं राइज टाइम के बारे में, पीक टाइम के बारे में, सेटलिंग टाइम के बारे में, डिले टाइम के बारे में, पीक को परसूट के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। ये हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर किसी भी सिस्टम का बताता है। अब जैसे ट्रांजिएंट बिहेवियर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है हम लोग पहले भी पढ़ते हैं कि ट्रांजिएंट बिहेवियर जो होता है सिस्टम का वो पोल के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पोल का लोकेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है सर? देखिए सर, पोल का लोकेशन के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर हमारा कैसा होने वाला है। ठीक है, पोल के लोकेशन के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होने वाला है। डायरेक्टली हम लोग को अगर इतना हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हम लोग पोल के लोकेशन से बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बताते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा निकल के आया वो हमारा निकल के आया 9 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। अगर हम लोग पोल को 0 से इक्वेट करेंगे अगर हम लोग पोल को 0 से इक्वेट करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है? पोल का लोकेशन। पोल का लोकेशन आता है हमारा निकल करके एस इज इक्वल टू प्लस माइनस J3। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोल का लोकेशन निकल के आता है एस इज इक्वल टू प्लस माइनस J3। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर इसको इमेजनरी एक्सिस के ऊपर प्लॉट करोगे, इसको अगर इमेजनरी अगर आप लोग प्लॉट करोगे तो हमारा यहाँ पे रियल एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा इमेजनरी एक्सिस होता है, जिसको j ओमेगा n करते हैं। अब आगे प्लॉटिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा पोल जो है ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहा है। यहाँ एक J3 और यहाँ माइनस J3। ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पोल का लोकेशन आया वो क्या आया? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आया। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान रखोगे हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम लाइज एट imaginary axis, then it will be ए अनडैम्प्ड सिस्टम। देखो यहाँ पे दिख गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है, अनडैम्प्ड सिस्टम, उतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आपका पोल का लोकेशन आया, तो देखो यहाँ दोनों पोल हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है, दोनों पोल हमारे इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है। इमेजनरी एक्सिस के ऊपर होने का मतलब ये होगा कि सिस्टम आपका अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, और हम लोग यहाँ पे निकाले भी कि सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड आया। चलो ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना है सर? तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा, द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम
is continuously oscillatory in nature, continuously oscillatory in nature, which oscillate at ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमेशा क्या होगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा। और ये हमेशा क्या होगा, देखो ये हमेशा जो है ना ये ऑसिलेट करते रहेगा, ये हमेशा जो है ना ऑसिलेट करता रहेगा। कितना फ्रीक्वेंसी से, ये हमेशा जो है ऑसिलेट करते रहेगा हमारा ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, यहाँ तक सही है। और इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम भी होता है। ठीक है, देखो बाकी के एनालिसिस मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप लोग फिलहाल को के लिए देख लो, बाकी के एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अभी मेरे को अभी लैपटॉप बंद करना होगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। थैंक यू।